Hello dear all, welcome to Signing Success in English. Today we are going to discuss the chapter Book Vistas, chapter 1, the third level, written by Jack Finney. Students, before starting the chapter, let's discuss about the author of this chapter, जैक फिनी। जैक फिनी एक अमेरिकन राइटर थे और इनकी जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये उस प्लेस पर बेस्ड है जहां ये अपने एजुकेशन पीरियड यानी कॉलेज ड्यूरेशन में रहे। वो है गिल्सबर्ग इलिनॉइस। गिल्सबर्ग इलिनॉइस का इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो अभी आप देखेंगे कि ये स्टोरी गिल्सबर्ग के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब इन्होंने इस स्टोरी द थर्ड लेवल में एक फिक्शनल कैरेक्टर लिया है चार्ली। तो यहाँ जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, उसकी वाइफ लुइजा और इसके अलावा उनका एक फ्रेंड है जिसका नाम है सैम व्हीलर। ये थ्री कैरेक्टर्स हमें मेन कैरेक्टर के फॉर्म में दिखाई देंगे इस स्टोरी में। लुइजा का रोल कम है लेकिन सैम व्हीलर और चार्ली का रोल है। आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग सकता है। रीजन, ये एक साइंस फिक्शन है। जैक फिनी साइंस फिक्शन लिखते थे और उन्होंने जितने भी साइंस फिक्शन लिखे हैं उसमें उन्होंने मिस्ट्री को अपना एक मेन आइडिया लिया है और वो मिस्टीरियस या मिस्ट्री बेस्ड ही लिखते रहे हैं। ये थर्ड लेवल जैक फिनी का एक साइंस फिक्शन है और इस साइंस फिक्शन में वो टाइम ट्रेवल की बात करते हैं। इसमें जैक फिनी अपने एक फिक्शनल कैरेक्टर चार्ली के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो न्यूयॉर्क में थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। थर्ड लेवल क्या है? जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क का, वहां जनरली 2 लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल एंड द सेकंड लेवल। लेकिन ये थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल बात करता है 1894 के ड्यूरेशन की। ये 1894 के पीरियड में पहुंच जाता है। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से ध्यान देनी होगी। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्टोरी को मेरे साथ साथ लेकर के चलिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हुए तो स्टोरी का जो मेन आइडिया है उसमें आप भटक जाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे स्टोरी समझ में नहीं। स्टोरी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट चैप्टर। बिफोर यू रीड, इसमें कहा गया है कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस व्हिच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिस पर दूसरों को बिलीव करना बड़ा मुश्किल हुआ हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स। यहाँ 4 रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है। न्यूयॉर्क सेंट्रल द फर्स्ट वन, सेकंड द न्यूयॉर्क, द थर्ड वन न्यू हेवन एंड द फोर्थ हार्टफोर्ड रेलरोड। ये 4 रेलवे स्टेशन हैं। इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो अगर स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स के एक ढेर के ऊपर हाथ रख के अगर कसम खाएं दैट देयर आर ओनली 2, कि वहां केवल 2 हैं, वो ये कसम खा सकते हैं, वो पूरे दावे के साथ, पूरे क्लेम के साथ कह सकते हैं कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है या ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, देयर आर ओनली 2 लेवल्स, वहां केवल 2 लेवल है, फर्स्ट लेवल एंड द सेकंड लेवल। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं देयर आर 3, वहां 3 लेवल्स हैं। Because I have been on the third level of the Grand Central Railway Station, क्योंकि मैं उस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाके आ चुका हूँ। ये आई यहाँ पर कौन है? चार्ली है। Who is Charlie? Charlie is the character of this story. आगे, yes, I have taken the obvious step. वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल वहां था। I talked to a psychiatrist friend of mine. मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की, among others, और दूसरों के साथ साथ मैंने अपने फ्रेंड से भी बात की। कुल मिला के ये वो कहना चाह रहे हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल भी है। एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। लेकिन मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने मुझे क्या कहा कि ये एक ऐसा है कि दिन में चलते चलते तुम कोई एक सपना देख लो और उसके बाद आपको वो सपना ऐसा लगे कि हाँ वो सच है। तो बस इसी तरह से है, कोई ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का थर्ड लेवल नहीं है, ये सिर्फ चलते फिरते एक सपने देखने की वजह जैसा है। आगे वो कहते हैं, he said I was unhappy. साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने ये भी कहा, यानी जो सैम वीनर है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, वो कहता है कि ये सिर्फ इसलिए मुझे महसूस हो रहा था क्योंकि मैं अनहैप्पी हूँ, मैं थोड़ा सा आजकल उदास हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और जैसे ही मेरी वाइफ ने, चार्ली कहता है मेरी वाइफ लुइजा ने ये बात सुनी कि मैं बहुत कुछ परेशान हूँ, तो वो भी कुछ पागल सी हो गई, यानी वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट द मीन
लेकिन तुरंत साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने ये कहा कि भाई मेरे कहने का मतलब ये है, तुम ये मत सोचो कि तुम उदास हो, मेरे कहने का मतलब ये है द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। कि भाई आजकल की दुनिया जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, इसमें कहीं पर भी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी हमला हो सकता है, कोई भी खतरा हो सकता है, फियर, हर पल एक डर का माहौल रहता है, वॉर की आशंका रहती है कि कभी भी कोई वॉर हो सकता है, वरी, सब लोग चिंतित हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। और यही सारी चीजें चारों तरफ इस मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और इसीलिए मैं यानी चार्ली इस परेशानी भरी दुनिया से कहीं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं थर्ड लेवल पर पहुंच चुका। कुल मिलाकर जो इंसान इस दुनिया में परेशान है वो क्या करता है, इस दुनिया से छुटकारा पाने की कोशिश करता है और कहीं किसी ऐसी जगह में जाने की कोशिश करता है जहां उसे मानसिक रूप से शांति मिले, मेंटल पीस मिले। इसीलिए वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में किसी एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जो कि कुछ साल पहले की बात है, काफी पुरानी बात है, जिसको वो नाम देता है द थर्ड लेवल। ये बात है 1894 की, यानी 1890s में वो पहुंच जाता है। वेल, हु डजंट। और वो कहता है कि जब कोई परेशान होता है तो आखिर वो क्यों भागने की कोशिश ना करे, कौन नहीं भागना चाहता। एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, जिनको भी मैं जानता हूँ वो सब इस परेशानी भरी दुनिया से भागना चाहते हैं, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मेरी तरह कोई भी भाग करके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं भटकता। वंडर मीन्स भटकना। बट दैट्स द रीजन, ही सेड, उनने कहा, मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि यही रीजन है कि तुम थर्ड लेवल पर पहुंच गए, क्योंकि तुम इस परेशानी भरी दुनिया से भागना चाहते हो। एंड ऑल माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और इस बात पर मेरे सारे दोस्त राजी भी हो गए, एग्री भी हो गए, उन्होंने भी ये हाँ कह दिया कि हाँ यही कारण है और कोई अदर रीजन नहीं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी मैंने उन्हें बातें बताई वो सब इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि मैं परेशान हूं और इसमें परेशानी भरी दुनिया से भागना चाहता हूं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फिर वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे स्टैम्प का कलेक्शन पसंद। स्टैम्प क्या होते हैं? डाक टिकट। यानी अगर आपने कभी लेटर पोस्ट किया हो तो लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई जाती है, एक डाक टिकट लगाया जाता है जो पोस्ट ऑफिस से ही मिलता है। कुछ लोगों को ये स्टैम्प कलेक्शन एक पैशन टाइप का लगता है, ये उनका पैशन होता है कि जब भी कोई नया स्टैम्प इश्यू होता है तो वो इसको अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, वो इसे सजा के रखते हैं, इसको कहते हैं स्टैम्प कलेक्शन। और इस वर्क को, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प को कहते हैं फिलैटली, यानी उसे वो अपनी फिलैटली के बारे में बात करता है। तो वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प दैट्स द टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि जैसे तुम स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी रखते हो तो ये भी रियलिटी से भागने का एक तरीका है, यानी तुम रियलिटी से भाग रहे हो, ये भी दिखा रहा है, स्टैम्प कलेक्शन भी दिखा रहा है कि तुम रियलिटी से दूर भागना चाहते हो। वेल, मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज। तो आगे चार्ली ये कहता है, चलो मान लेते हैं आपकी बात सही है कि मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ, वो ये शो करता है कि मैं रियलिटी से दूर भागना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को भी तो इसका शौक था। लेकिन क्या उन्हें कभी रियलिटी से दूर भागने की जरूरत पड़ी? वो तो इतने हैप्पी टाइम में थे, उनके टाइम पर तो ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर वो स्टैम्प कलेक्शन क्यों करते थे? थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल दैट टाइम इन हिज डेज फ्रॉम ऑल ही आई हियर। जितना मैंने सुना है कि ग्रैंडफादर के टाइम पर सब चीजें एकदम सही थी, तो फिर उन्हें तो रियलिटी से दूर भागने की कोई जरूरत नहीं थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और जो कलेक्शन मैंने आज किया है, ये कलेक्शन मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये मेरे दादाजी के टाइम से चला आ रहा है। इट्स नाइस कलेक्शन टू, और ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ फोर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, और ये थोड़ा बहुत नहीं है, 4 ब्लॉक्स इस तरह कलेक्ट किए हुए स्टैम्प्स के 4 ब्लॉक्स उनके पास थे। फर्स्ट डे कवर्स, और वो भी कैसे? फर्स्ट डे कवर्स। अब हम आगे समझेंगे फर्स्ट डे कवर क्या है। जब भी कोई न्यू स्टैम्प इश्यू होता है तो उसके फर्स्ट इश्यू होने के फर्स्ट डे ही क्या किया जाता है, उस स्टैम्प को एक एनवेलप के ऊपर पेस्ट करके और अपने ही एड्रेस पर अंदर एक ब्लैंक पेपर रख दिया और अपना ही एड्रेस लिख करके उसको पोस्ट कर देते हैं। इस तरह से वो बाई मेल अपने पास आ जाता है। ऐसे लेटर को कभी ओपन नहीं किया जाता, उसको घर में सजा के रख देते हैं। ये एक टाइप से मेमोरी हो जाती है कि हमारे पास एक फर्स्ट डे कवर है किसी स्टैम्प का। आगे चार्ली कहता है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो, क्या आपको पता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उनकी भी हॉबी थी। स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए चार्ली कहता है, एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल।
अब कहानी में आगे बढ़ते हैं कि आखिर ग्रैंड सेंट्रल में उस दिन हुआ क्या था। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछले समर की एक रात, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में काफी देर तक काम करता रहा। I was in hurry to get uptown to my apartment. Uptown means residential area in a city. जहाँ मैं काम करता था वहां से अपने अपटाउन के लिए, अपने रेजिडेंशियल एरिया के लिए निकला और जल्दी में था, इसीलिए I decided to take the subway. मैंने कोशिश की कि मैं सबवे ले लूं। अब मैं बताता हूँ सबवे क्या चीज होती है। जिस तरह से आज मेट्रो ऊपर चल रही है, यानी विदाउट एनी ट्रैफिक मेट्रो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पहुंच जाती है, विदाउट एनी जैम पहुंच जाती है। ऐसी अमेरिका में क्या है, सबवे ट्रेन चला करती हैं जो अर्थ सरफेस के नीचे नीचे चलती हैं और नीचे विदाउट एनी ट्रैफिक वो बहुत कम टाइम में आपको आपके डेस्टिनेशन तक, आपके टारगेट तक पहुंचा सकते। तो इसीलिए हमारा जो चार्ली है, चार्ली क्या करता है, सबवे लेने की कोशिश करता है जिससे कि वो बिना जाम में फंसे, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और वो जल्दी से अपने घर, अपने अपार्टमेंट, अपनी वाइफ लुइजा के पास पहुंच जाए। आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। ये बस से थोड़ा तेज है, इसीलिए मैंने सबवे लेने का डिसाइड किया। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जिसका नाम चार्ली है। मेरी एज 31 ईयर्स ओल्ड, मैं आज 31 साल का हूँ, 31 ईयर्स का। And I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. और उस दिन मैं क्या पहने हुए था, टैन कलर का गैबरडाइन सूट पहने हुए था एंड अ स्ट्रॉ हैट, उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रॉ यानी घास से बना हुआ, सूखे भूसे से बना हुआ एक हैट लगाया हुआ था जिसके ऊपर एक फैंसी बैंड लगा हुआ था। टैन गैबरडाइन सूट क्या है, ये स्ट्रॉ हैट क्या है एंड फैंसी बैंड क्या है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बच्चे ने जैसे सूट पहना हुआ है, ये सूट टैन गैबरडाइन सूट है और इसके स्ट्रॉ के ऊपर आप देख रहे हैं जो ये बैंड लगा हुआ है साइड में, ये बैंड भी ये फैंसी बैंड। तो इस तरह कुछ अपीयरेंस उस दिन, इस तरह कुछ गेटअप उस दिन चार्ली का था। चार्ली आगे कहता है, आई पास्ड अ डजन मैन, मैंने लगभग एक दर्जन यानी 12 से ज्यादा लोगों को क्रॉस किया, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, वे भी मेरी तरह दिख रहे थे, एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, लेकिन मैं उस दिन किसी चीज से भाग नहीं रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा माय वाइफ, मैं बस अपनी वाइफ लुइजा के पास अपने घर जाना चाहता, इसीलिए मैं जल्दी में था, मुझे कहीं भागना नहीं था, मैं कुछ छोड़ के नहीं भागना चाह रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही इज सेइंग, आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से सीधे ग्रैंड सेंट्रल के अंदर गया एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और फिर मैं सीढ़ियों से नीचे फर्स्ट लेवल पर उतरा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। अब वो कहता है कि जो ये फर्स्ट लेवल है ये किसके लिए है। फर्स्ट लेवल रेलवे स्टेशन का वो पार्ट है, वो लेवल है जहां से 20th सेंचुरी की यानी मॉडर्न ट्रेन मिलती है। ठीक है, यहाँ से सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, इस टाइप की ट्रेन आप पकड़ सकते हैं, तो वो फर्स्ट लेवल है। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट, और उसके बाद वो तुरंत, फ्लाइट मीन्स रन, उसने दोबारा दौड़ लगाई और वो सीधे फिर नीचे की तरफ भागा टू द सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल सबसे ऊपर, उसके बाद सेकंड लेवल उसके नीचे, वो उसके नीचे सेकंड लेवल पर पहुंचा। ये सेकंड लेवल क्या है, वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, यहाँ से सबर्बन ट्रेन जैसे प्रेजेंट टाइम की पैसेंजर ट्रेन होती हैं जो केवल सिटी के डिफरेंट पार्ट को कवर करती हैं, इसी तरह वो कहता है कि उस टाइम पर सेकंड लेवल से सबर्बन ट्रेन लीव होती थी, इसीलिए वो सेकंड लेवल पर गया। लेकिन सेकंड लेवल पर भी उसका काम नहीं बना, वो नहीं चाहता था सेकंड लेवल से कहीं जाना, तो वो डग्ड इनटू द आर्क डोरवे, उसने देखा कि एक आर्क शेप का डोरवे है और उस डोरवे से डग्ड मतलब अंदर घुसना, वो अंदर घुसा हेडिंग फॉर द सबवे। क्यों, क्योंकि उसे सबवे लेना था, सेकंड लेवल से उसे सबर्बन ट्रेन पकड़ करके कहीं जाना ही नहीं था, इसलिए उसने फर्स्ट लेवल को भी लीव किया, सेकंड लेवल को भी लीव किया और वो एक आर्क शेप डोर से अंदर गया एंड गॉट लॉस्ट, और बस इसके बाद वो खो जाता है। अब जर्नी होती है थर्ड लेवल की, दैट्स इजी टू डू। वो कहता है कि यहाँ इससे नीचे, सेकंड लेवल से नीचे आकर के खो जाना बड़ा इजी है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, 100 बार मैंने ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर के चक्कर काटे, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू अ न्यू डोरवे, लेकिन हर बार मुझे एक नया रास्ता मिल जाता है, एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर, हर बार नए रास्ते, नए स्टेयर्स, नई सीढ़ियां एंड नए कॉरिडोर्स, नए गलियारे मिल जाते हैं। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार की तो बात करता है कि क्या हुआ, आई गॉट इनटू अ टनल, मैं एक सुरंग टाइप की में घुसा, अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी,
and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. और निकलता कहाँ है? घुसता एक टनल में है ग्रैंड सेंट्रल के अंदर से और निकलता है रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। और फिर परेशान है, यार मुझे आज सबवे मिल क्यों नहीं रहा है, मैं बार बार कहीं से घुसता हूँ कहीं निकल आता हूँ। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, दूसरी बार वो कहाँ निकला? ऑफिस बिल्डिंग में निकला, जो कि 46 स्ट्रीट पर खुलती थी, 3 ब्लॉक्स अवे। ये ग्रैंड सेंट्रल से 3 ब्लॉक दूर 46 स्ट्रीट पर अब वो निकलता है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग, इसीलिए उसे कई बार ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, वो किसी बड़े से विशाल पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है। जैसे पेड़ बढ़ता जाता है, उसकी ब्रांचेज बढ़ती जाती हैं, उसकी रूट्स बढ़ती जाती हैं, क्योंकि पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, इससे अलग अलग टाइप के नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं। एंड स्टेयरकेस लाइक रोड्स, और इसकी जड़ों की तरह नए नए स्टेयरकेसेस से निकल रहे हैं। वो कई बार भटक जाता है और बस इसी में भटकता रहता है। वो ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर लगभग 100 बार जाता है, फिर भी उसे सबवे नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, वो कहता है कि वहां शायद एक लंबी टनल है, दैट नोबडी नोज, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे, कि आखिर इसका रास्ता कहाँ को जाता है। अंडर द सिटी राइट नाउ, ये शायद या तो ये शहर के नीचे नीचे है, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, जो नीचे ही नीचे होते हुए टाइम स्क्वायर तक जाता है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद इसका दूसरा रास्ता जो सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है। तो ऐसी कोई टनल इसके नीचे शायद है। आगे चार्ली कहता है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एज, और इसीलिए उसे लगता है चार्ली को कि ये कई सालों से ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट की तरह काम कर रहा है, जहां से अ वे ऑफ एस्केप, अक्सर लोग भटक जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, लोग खो जाते हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद इसीलिए ऐसे ही एक टनल में मैं भी एंटर कर गया था और इसीलिए शायद मैं भी भूल गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर को इसके बारे में नहीं बताया, ऐसी किसी टनल का मैंने कोई जिक्र नहीं किया। आई होप इतनी स्टोरी आपको अब तक समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कंसिस्टेंटली मेरे साथ बने रहिए, आपको ये स्टोरी पक्का समझ में आ जाएगी जब तक आप इस स्टोरी के एंड में पहुंचेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट को लिख सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट डाउट। द कॉरिडोर आई वाज इन बेगन, एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, वो कहता है कि जिस कॉरिडोर में अब मैं घुसा, जिसमें अब मैं एंटर किया, वो आगे जाकर के एंगलिंग लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और एकदम नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लैंटिंग मतलब नीचे की तरफ तिरछा हो जाना, डाउनवर्ड वो नीचे की तरफ तिरछा हो गया और नीचे की तरफ चला गया। एंड आई थॉट दैट आई वाज रॉन्ग, एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद मैं गलत जा रहा हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी चार्ली कहता है कि मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप। अब चार्ली कहता है कि यार उस रास्ते पर कोई भी नहीं था, वो एकदम सुनसान रास्ता था, और उस पर मुझे केवल और केवल अपने ही फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही थी, यानी मुझे केवल अपने ही कदमों की आवाज आ रही थी। देयर वाज नॉट एनी अदर पर्सन अदर देन मी, एंड आई डिडंट पास अ सोल। आई डिडंट पास अ सोल मतलब कोई भी आदमी मुझसे क्रॉस नहीं हुआ, मेरे बगल से नहीं गुजरा। देन आई हर्ड, तभी चार्ली थोड़ा आगे बढ़ता है और क्या सुनता है? द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड, एक खाली प्लेस है जहां से कुछ शोर आ रहा है, अहेड, सामने की तरफ से। दैट मीन्स, इसका मतलब ओपन स्पेस, आगे कोई खुली जगह है, एंड पीपल टॉकिंग, जहां लोग बात कर रहे हैं। अब वो आगे बढ़ता है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अचानक से वो सुरंग, वो टनल एक शार्प टर्न लेती है लेफ्ट डायरेक्शन में। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, वो फिर क्या करता है? नीचे की तरफ उतर जाता है और एक शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियां पार करने के बाद, केम आउट ऑन, अब वो बाहर निकल आता है। कुछ सीढ़ियां जैसे ही वो उतरा तो वो एकदम से बाहर निकल आता है। कहा? ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और यही वो प्लेस है जहां ये टोटल स्टोरी बेस्ड है, यानी अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। अभी तक वो 2nd लेवल से और 3rd लेवल के बीच के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। फॉर जस्ट अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट आई वाज बैक ऑन द 2nd लेवल, मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद वापस 2nd लेवल पर आ चुका हूँ। बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर,
लेकिन वो कुछ डिफरेंस देखता है और जिससे उसे रियलाइज होता है कि नो, इट वाज नॉट सेकंड लेवल, इट वाज द थर्ड लेवल। व्हाट आर द डिफरेंसेस? आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। इस थर्ड लेवल के रूम छोटे थे कंपैरेटिवली। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां कुछ ही टिकट विंडोज थी, एंड ट्रेन गेट्स, और कुछ ही ट्रेन गेट्स थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, और बीच में, इन सबके बीचों बीच जो इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और काफी पुराना टाइप का, ओल्ड फैशन लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो इंसान, जो बूढ़ा आदमी, एंड द मैन इन द बूथ, और जो आदमी बूथ के अंदर बैठा था, वोर अ ग्रीन आई शेड, उसने अपनी आंखों में ग्रीन कलर के आई शेड पहने हुए थे, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे लंबे ब्लैक कलर के स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। द लाइट वर डिम, वहां जो लाइट थी वो डिम थी, बहुत हल्का उजाला हो रहा था, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो थोड़ा सा झपझपा रही थी, लपलपा रही थी, वो कंसिस्टेंटली जल नहीं रही थी, उनका उजाला जो है वो बीच बीच में धीमा हो जा रहा था, फिर तेज हो जा रहा था, फ्लिकरिंग कर रही थी, हिल रही थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, फिर मैंने देखा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे समझ में आया कि ये क्या थे, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। ये इसीलिए फ्लिकरिंग कर रहे थे, इसीलिए इनकी लाइट हिल रही थी, शेक कर रही थी, क्योंकि ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ग्रैंड जो सेंट्रल स्टेशन है वहां का थर्ड लेवल ओल्डन टाइम का क्यों है, क्योंकि आज के टाइम पर हर जगह इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं। जो इंक्वायरी बूथ हैं, इंफॉर्मेशन बूथ हैं, वो थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल के हैं। वहां जो लोग बैठते हैं वो एकदम सूट बूट कोट पैंट एंड टाई में रहते हैं। इसके अलावा वहां और भी ऐसी चीजें, यानी ट्रेन गेट्स जो हैं वो नंबर्स में ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो रूम है वो कंपेरेटिवली बिगर होते हैं। वहां नंबर ऑफ पीपल थोड़ा हमको ज्यादा मिलते हैं। लेकिन थर्ड लेवल पर ये ऐसा कुछ भी नहीं था, कंपैरेटिवली उल्टा ही था, अपोजिट था। इसीलिए तुरंत चार्ली समझ जाता है कि वो थर्ड लेवल पर आ चुका है, जो ओल्डन टाइम। आगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताता है, हमारे सामने रखता है थर्ड लेवल की। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर ब्रास यानी पीतल के बने हुए पीकदान थे, एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, दूसरी तरफ से आती हुई एक चमक, ग्लिंट मीन्स चमक, लाइट की एक चमक ने मेरी आंखों को अट्रैक्ट किया, कॉट माई आई, आंखों को अट्रैक्ट किया। ये चमक कहां से आ रही थी, ये ब्राइटनेस कहां से आ रही थी? अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, वो अपनी वेस्ट की पॉकेट से एक गोल्डन कलर की वॉच को बाहर निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने इस वॉच के कवर को हटाया। ग्लेंस्ड एट हिज वॉच, फिर उसने अपनी वॉच की तरफ देखा। ग्लैंस मीन्स होता है देखना, उसने एक झलक अपनी वॉच पर डाली, एंड फ्राउंड, और उसके बाद अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा सिकोड़ा, शायद वो किसी बात को लेकर के परेशान हो गया। ही वोर अ डर्बी हैट, उस आदमी ने एक डर्बी हैट पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, उसने 4 बटन्स वाला ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, विद टाइनी लेपल्स, जिसके साइड्स, जिसके किनारे बहुत छोटे छोटे थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैचेज, उसकी जो मूछें थी वो इस तरह से घूमी हुई थी जैसे कि वो हैंडल बार हो। देन आई लुक्ड अराउंड, सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, और फिर जैसे ही मैं अपने चारों तरफ लोगों को देखता हूँ और उनके ड्रेसअप देखता हूँ, तो मुझे तुरंत समझ में आता है कि ये तो 1890s के समथिंग का दौर चल रहा है, यानी मैं पुराने टाइम में आ चुका हूँ। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, आज तक मैंने इतने सारे दाढ़ी वाले लोग नहीं देखे थे। साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माई लाइफ, अपने जीवन में मैंने कभी साइड बर्न्स, बियर्ड्स और इतनी सारे फैंसी मुस्टैचेस, तरह तरह से स्टाइलिश मुस्टैचेस कभी नहीं देखे थे, जो हमने देखा है कि पहले के टाइम में लोग रखने के शौकीन हुआ करते थे। आजकल तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्लीन शेव रखते हैं। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक वुमन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट से अंदर आती है। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, वो जो ड्रेस पहने हुए है उसमें लेग ऑफ मटन स्लीव्स, यानी जैसे मटन होता है ना, बकरे का मांस, बस ऐसे मांस की तरह का स्लीव्स उसकी ड्रेस पर लगा हुआ था। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शू, उसने शूज पहने हुए थे, हाई शूज थे, काफी ऊंचाई तक, इवन नी तक उसके शू थे, और उन शूज जो थे वो बटन वाले शूज थे जो ओल्डन टाइम में चला करते थे।
और उसके ऊपर उसने स्कर्ट पहनी हुई। बैक ऑफ हर, उस लेडी का, उस वुमन का अपीयरेंस जो है वो भी पुराने टाइम का उसे महसूस हुआ। इसके बाद बैक ऑफ हर, उसके पीछे उसने देखा, चार्ली क्या दिखता है, ऑन द ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक पर, आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मीन्स होता है डीजल इंजन। उसे ट्रेन के डीजल इंजन की एक झलक दिखाई दी। अब ये कैसा था, अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स, ये करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव था। करियर एंड आइव लोकोमोटिव क्या होता है वो आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, जिसका एक फनल शेप स्टैक था, यानी इसका फ्रंट साइड शेप जो है, फ्रंट शेप एकदम फनल के साइज का था। एंड दैट आई न्यू, और ये सब देख करके अब मुझे ये कंफर्म हो चुका था कि आई एम ऑन थर्ड लेवल। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। टू मेक श्योर, अभी भी ऐसा लगता है कि चार्ली के मन में कुछ डाउट है, तो चार्ली अपने इस डाउट को कि वो थर्ड लेवल पर है, वो 1890s के टाइम में आ चुका है, वो क्या करता है, टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर अ न्यूज बॉय, थोड़ा और श्योरिटी के लिए वो पास में ही एक न्यूज बॉय के पास गया, यानी वो न्यूज़पेपर सेलर था। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और पेपर्स के ढेर की तरफ वो देखता है जो कि उसके पैरों के पास में रखा हुआ है। एज इट फीट इट वाज द वर्ल्ड, और ये न्यूज़पेपर जो वो बेच रहा है, जिसका ढेर एक बड़ा सा बंडल उसके पैरों के पास में रखा हुआ था, उसमें चार्ली देखता है कि लिखा है उसके ऊपर द वर्ल्ड, यानी ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर बेच रहा है। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। अब यहाँ चार्ली सोचता है कि यार द वर्ल्ड न्यूज़पेपर तो कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ, मैनी ईयर्स से तो ये पब्लिश ही नहीं हुआ है, और ये यहाँ बिक रहा है। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो जाती है कि मैं प्रेजेंट टाइम पर नहीं जी रहा हूँ, बल्कि मैं जिस पीरियड में आ चुका हूँ वो 1890s का पीरियड चल रहा है, जब द वर्ल्ड न्यूज़पेपर प्रेवलेंट था या चल रहा था। द लीड स्टोरी सेड, और उसके ऊपर जो टॉप स्टोरी यानी हेडिंग लिखी हुई थी उस न्यूज़पेपर पे, वो क्या लिखी थी, समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा हुआ था, उसकी हेडलाइंस क्लीवलैंड के बारे में थी। अब क्लीवलैंड कब थे, क्लीवलैंड भी 1890s के दौर में ही अमेरिका को रूल कर रहे थे। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। और फिर वो कहता है कि मैंने यहाँ जो डेट देखी, I have found the front page since, और इसमें जो फ्रंट पेज था उस पर क्या डेट लिखी हुई थी, 11 जून 1894। और ये डेट देख करके अब चार्ली कंफर्म हो गया कि आई एम इन 1890s। I turned towards the ticket window knowing that here, अब वो टिकट विंडो की तरफ चला जाता है, ये जानते हुए that on the third level at Great Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। वो कहता है कि भाई थर्ड लेवल पर टिकट लेकर के मैं टिकट ले सकता था, और मैं और लुइजा, मैं और मेरी वाइफ दोनों के दोनों पूरे अमेरिका में जहां चाहे वहां घूम सकते थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर जो फेयर था वो कंपैरेटिवली लो हुआ करता था, और यहाँ से उन्हें हर जगह के लिए ट्रेन इजीली मिल जाती। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गिल्सबर्ग इलिनॉइस। और वो कहता है कि उस टाइम पर, उस दिन मुझे 2 टिकट चाहिए थे क्योंकि मैं जाना चाहता था गिल्सबर्ग इलिनॉइस। अभी गिल्सबर्ग इलिनॉइस, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आपको बताया था, यहाँ से हमारा राइटर जैक फिनी बिलोंग करता है, और वो अपनी कॉलेज एजुकेशन को यहीं गिल्सबर्ग इलिनॉइस से ही कंप्लीट करता है। हैव यू एवर बीन देयर? अभी हमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप कभी गिल्सबर्ग इलिनॉइस गए हैं? अब ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है इलिनॉइस का कि आखिर इलिनॉइस गिल्सबर्ग कैसा है। वो कहता है कि गिल्सबर्ग इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो अभी भी बहुत ही वंडरफुल टाउन है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहां बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउसेज हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत बड़े बड़े पेड़ यहाँ देखने को मिलते हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं जो कि आपस में एक दूसरे से ऊपर मिल जाती हैं, और क्या फॉर्म करती हैं, रूफ द स्ट्रीट्स, गलियों के ऊपर दोनों साइड्स खड़े पेड़ों की ब्रांचेज आपस में मिल करके एक रूफ, एक छत टाइप का शेप बना लेती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, यहाँ 1894 में समर इवनिंग्स, गर्मियों की जो शाम है, वो जस्ट डबल लॉन्ग हो जाती हैं, दुगनी लंबी हो जाती हैं इन कंपैरिजन ऑफ विंटर्स। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, इसीलिए लोग क्या करते हैं, शाम को धूप का मजा लेने के लिए अपने लॉन्स में बैठ जाते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार, जिसमें मैन जनरली पुरुष जो है वो सिगार पीते हैं, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांति से एक दूसरे से बात करते हैं।
वीमेन वेविंग पाम लीव फैंस, औरतें नारियल के पत्तों से पंखे बुना करती हैं। विद फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायरफ्लाइज में जुगनू जुगनू जगमगाते रहते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और चारों तरफ एक शांति का वातावरण, एक शांतिपूर्ण दुनिया रहती है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और वो कहता है कि जब मैं वहां था, यानी थर्ड लेवल पर जब मैं पहुंचा, तो इस दौरान गिल्सबर्ग ऐसा है कुछ, और ये पीरियड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 20 ईयर्स पहले का है, यानी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में अभी 20 साल बाकी है, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में अभी लगभग 40 साल बाकी हैं। यानी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 20 साल पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 40 साल पहले के टाइम पीरियड की बात करता है, जब वो गिल्सबर्ग इलिनॉइस में है। कैसे, देख लेते हैं। अभी है 1894 में, इसमें अगर 20 ऐड आप कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1894 प्लस 20 यानी 1914, और 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, और 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। तो इस तरह आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वो 20 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 20 साल पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लगभग 40 साल पहले के टाइम पीरियड में जी रहा है। आगे चार्ली कहता है, आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और इसीलिए मुझे इलिनॉइस जाने के लिए, गिल्सबर्ग जाने के लिए 2 टिकट्स चाहिए थे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क उसने फिगर मीन्स एक आइडिया दिया फेयर का। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने क्या किया, पहले मेरे फैंसी हेडबैंड को देखा, बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने फिर से फेयर बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, लेकिन जितना उसने मुझे फेयर बताया, किराया बताया, वो यानी 2 टिकट्स के लिए सफिशियंट था। वन वे, लेकिन सिर्फ एक तरफ के लिए, वापसी के लिए नहीं, केवल जाने जाने के लिए। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने मनी को गिना, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टीयरिंग एट मी, तो उस टाइम पर टिकट क्लर्क मुझे घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, बिल्स मतलब मनी, जो मनी मैंने उसे शो किया, उस मनी की तरफ देख करके उसने ना में सर हिलाया, बोले दैट आयंट मनी मिस्टर, जो पैसा तुम मुझे दिखा रहे हो वो पैसा नहीं है मिस्टर, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे, स्किन मीन्स चीट, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, चीट करना चाहते हो, यू वोंट गेट वेरी फार, तो तुम ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, मतलब तुरंत तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और चीटिंग के लिए तुमको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, इसीलिए तुम मुझे चीट करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि चार्ली के मनी शो करने के बाद भी क्या रीजन है कि जो टिकट काउंटर पर बैठा हुआ क्लर्क है वो उस मनी को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। भाई चार्ली जो है वो प्रेजेंट टाइम का यानी मॉडर्न मनी शो कर रहा है, और जबकि है वो थर्ड लेवल पर जहां ओल्ड टाइम का 1890s की करेंसी चलती है। अब प्रेजेंट करेंसी दे करके ओल्डन टिकट को कैसे ले सकता है, इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो नहीं समझ पाता है कि ये चार्ली के हाथ में जो मनी है ये करेंसी है, क्योंकि ओल्डन टाइम में हम फ्यूचर करेंसी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। तो यही रीजन है कि वो पैसे लेने से मना कर देता है, जो टिकट क्लर्क होता है। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, उसने अपने बगल में कैश ड्रॉवर को देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, जैसे ही चार्ली की निगाह ओल्ड स्टाइल बिल्स, ओल्ड स्टाइल के मनी पर पड़ती है, जो कि हाफ अगेन एट बिल एट बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, आजकल जो मनी हम यूज करते हैं उसका जस्ट आधा था उस टाइम का, जो मनी है, जो करेंसी है, साइज में आधी थी, एंड डिफरेंट लुकिंग, और थोड़ा सा दूसरे टाइप की लग रही है। आई टर्न्ड अवे, चार्ली कहता है कि मैं तुरंत भागा, एंड गॉट आउट फास्ट, और तेजी से वहां से बाहर निकल आया। क्यों, कि कहीं ऐसा ना हो वो मुझे धोखाधड़ी के आरोप में अंदर करवा दे। आगे चार्ली एक बात और क्लियर कर देता है, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, जेल कभी अच्छी नहीं होती, चाहे फिर वो 1894 की ही क्यों ना हो, जेल हमेशा बैड कंडीशन ही होती। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड दैट वाज दैट, और चार्ली कहता है बस यही वो बात थी जो थर्ड लेवल पर मैंने फील की। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते से मैं वहां पहुंचा था उसी रास्ते से मैं बाहर चला आया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच के टाइम पर, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 विड्रॉ किए। नियरली ऑल वी हैड, जितना भी मनी लगभग उसके पास था $300 उसने सब विड्रॉ कर लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उससे अब वो ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई
साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और ये देख करके कि यार ये अपना पूरा अकाउंट खाली करे दे रहा है और इससे कौन सी करेंसी ये ले रहा है, इनको देख करके जो प्रेजेंट करेंसी है उसको देख करके ओल्ड करेंसी ये ले रहा है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर परेशान हो गया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप किसी भी कॉइन डीलर के यहाँ से ओल्ड करेंसी ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और आगे चार्ली कहता है कि भाई मैंने दिए तो $300 थे, लेकिन बदले में मुझे ओल्ड टाइम के कितने डॉलर मिले, $200 से भी कम। $300 देने के बाद भी $200 से कम मिले। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, ऐसा इसलिए कि माना $300 दे करके $200 से भी कम मिले, तो पैसे कम मिले तो क्या हुआ, 1894 के दौर में अंडे भी सस्ते थे, ठीक है ना। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन, एक 13 सेंट्स में एक डजन मिल जाते थे, एक दर्जन 12 अंडे ओनली 13 सेंट्स में मिल जाते, क्या दिक्कत, पहले के टाइम पर सब कुछ सस्ता भी तो था। आगे चार्ली कहता है बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, अब एक बार थर्ड लेवल पर जाने के बाद दोबारा वो वहां पॉसिबल ही नहीं होता उसके लिए पहुंचना, वो परेशान हो जाता है। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, वो खूब जोर लगाता है, खूब कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे थर्ड लेवल नहीं मिलता है। लुइजा वॉज प्रेटी वरीड, लुइजा परेशान हो जाती है। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब वो अपनी बात लुइजा को बताता है कि भाई मुझे थर्ड लेवल अब दोबारा नहीं मिल रहा है, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, लुइजा मुझे कहती है कि अब और ज्यादा थर्ड लेवल ढूंढने की जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, और कुछ समय बाद मैं भी उसको ढूंढना बंद कर देता हूँ। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, दोबारा से चार्ली क्या करता है, अपने उसी काम में लग जाता है, स्टैम्प कलेक्शन के। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, और अब हम एवरी वीकेंड किसके लिए कोशिश करते हैं, स्टैम्प कलेक्शन की कोशिश करते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्यों, क्योंकि अब चार्ली को और उसकी वाइफ लुइजा को ये भरोसा हो चुका है कि थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, अब यहाँ से स्टोरी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सब चीज क्लियर कर दूंगा। चार्ली कह रहा है कि अचानक से मेरा फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर यानी गायब हो जाता है। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है, बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, कि सैम एक सिटी का लड़का, एक शहर का लड़का होते हुए भी आई यूज टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग, मैंने अक्सर उसे गिल्सबर्ग के बारे में बात की है, बताया है। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहां स्कूल भी गया हूँ। एंड ही ऑलवेज सेड, और उसने हमेशा मुझसे यही कहा, दैट ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उस जगह का नाम सुनते ही उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे गिल्सबर्ग में रहना पसंद है। तो जिस शहर को वो इतना पसंद करता है, जिसके बारे में वो सब कुछ जानता है, मैंने उसे सब बताया है, ऐसे तो अचानक से वो गायब नहीं हो सकता। एंड दैट्स वेयर ही इज, और इसीलिए वो कहाँ है, गिल्सबर्ग में है। ऑल राइट इन 1894, वो अब गिल्सबर्ग में है, इसीलिए वो अचानक से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि वो भी अब पास्ट में चला जाता है, वो भी उसी दौर में 1890s के दौर में चला जाता है जहां हमारा चार्ली पहले से है। और कोई इंसान अगर प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम में चला जाए तो प्रेजेंट टाइम के लिए तो डिसअपियर हो ही जाएगा। तो यही रीजन है कि सैम वीनर जो कि प्रेजेंट में चार्ली के साथ था, वो भी जब पास्ट में चला गया तो प्रेजेंट टाइम पर चार्ली को या बाकी लोगों को वो नहीं दिखा, और कोई नहीं जानते कि वो कहाँ चला गया। चार्ली सिर्फ इस बात को जानता है कि वो गिल्सबर्ग में, वो पास्ट टाइम में, वो 1890s के दौर में जी रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज वन नाइट, एक रात, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फसिंग मीन्स उलझना, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में उलझा हुआ था, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवरेज, तो फिर वो यहाँ थोड़ा सा बात को घुमाते हुए हमें दूसरी तरफ ले जाता है और हमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नई स्टैम्प को इशू किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप, तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, कुछ स्टैम्प को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, और उसके बाद वो एनवेलप्स में पेस्ट करके उनको मेल करते हैं, किसको, टू देमसेल्फ, खुद को, अपने एड्रेस पर, ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, पहले ही दिन, जिस दिन फर्स्ट डे वो इशू किया जाता है, तो वेरी फर्स्ट डे वो इस तरह से अपने आप को एनवेलप के ऊपर पेस्ट करके उस स्टैम्प को सेंड कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और कैसे पता चलता है कि भाई ये फर्स्ट डे ही आपने परचेज किया है,
उस इन्वेलप के ऊपर जो स्टैंप लगाई जाती है, जो सील लगाई जाती है, वो उसको कहते हैं पोस्ट मार्क। जो पोस्ट मार्क लगाया जाता है उसमें जो डेट पड़ी होती है वो डेट ये प्रूव कर देती है कि हाँ आपने इस स्टैंप को फर्स्ट डे ही परचेज किया था। द इन्वेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और ऐसे इन्वेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन्ड, ऐसे लेटर्स को कभी ओपन नहीं किया जाता। रीजन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, क्योंकि इन्वेलप में आप कुछ उसके अंदर के पेपर में कुछ कंटेंट नहीं आप लिखते हैं, आप ओनली एंड ओनली एक ब्लैंक पेपर उसके अंदर पुट अप कर देते। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जब मैं अपने पुराने फर्स्ट डे कवर के साथ उलझा हुआ था, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मैंने एक ऐसा फर्स्ट डे कवर उसके अंदर पाया जो वहां नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, ये वहां इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था। एट हिज होम इन गिल्सबर्ग, उनके गिल्सबर्ग के घर वाले एड्रेस पे। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और मुझे ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो एड्रेस वही था जो मेरे ग्रैंडफादर का एड्रेस था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस, और ये वहां कब से था? 18 जुलाई 1894, जो इसमें डेट पड़ी हुई थी, तब से ये मेरे पास था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क ने मुझे ये सब बताया कि ये डेट, ये कौन सी डेट का पोस्ट किया हुआ है, इसीलिए मुझे ये कंफर्म है कि भाई ये पास्ट टाइम की बात। येट आई डिडंट रिमेम्बर, हालांकि मुझे अभी तक ये याद नहीं है, इट एट ऑल, बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये कब आया, कैसे मेरे घर पहुंचा। मुझे तो डेट का बस इसलिए पता चल पाया है क्योंकि इसके ऊपर जो पोस्ट मार्क है उसमें ये डेट पड़ी हुई है। द स्टाम्प वाज 6 cents डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, इस स्टैंप के ऊपर एक डल ब्राउन कलर की एक पिक्चर प्रेसिडेंट गारफील्ड की बनी हुई है, और ये स्टैंप ओनली 6 सेंट में परचेज किया हुआ है। उस दौरान ये स्टैंप की कीमत 6 सेंट हुआ करती थी 1890s में। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब ग्रैंडडैड के पास मेल के थ्रू ये एनवेलप आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, तो ये सीधे सीधे उन्होंने अपने कलेक्शन में इसको ऐड कर दिया और फिर तब से ये वहीं रुका रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन, और कब तक ये वो उसी कलेक्शन में शामिल रहा? जब तक कि मैंने इसे निकाल करके ओपन नहीं कर लिया, खोल नहीं लिया। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि फर्स्ट डे कवर एकदम ब्लैंक होता है, उसके अंदर जो पेपर होता है उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। क्या? द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इसके अंदर जो पेपर रखा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था। इट रीड, इसमें क्या लिखा हुआ था? ऊपर लिखा था एड्रेस 941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस, एंड द डेट वाज 18 जुलाई 1894, और इसमें क्या लिखा है? चार्ली, चार्ली को एड्रेस करते हुए ये लिखा है, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मुझे अब तुम्हें बताने की इच्छा हो रही है कि तुम एकदम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और इसलिए फिर मुझे ये भरोसा भी हो गया कि हाँ भाई तुम एकदम सही थे। एंड द चार्ली, इट्स ट्रू, और ये बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को पा लिया है। आई हैव बीन हियर 2 weeks, मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, नीचे गली में, डेलीज की गली में, समवन इज प्लेइंग द पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड देयर आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और सामने वहां फ्रंट पोर्च पर सिंगिंग सीइंग नेली होम, ये सीइंग नेली होम नाम का कोई गाना गा रहे हैं लोग। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे लेमोनेड, लेमोनेड मीन्स होता है लेमन ड्रिंक, मुझे लेमन ड्रिंक के लिए, लेमन जूस पीने के लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक, जल्दी वापस आओ, चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड थर्ड लेवल, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक कि तुम भी थर्ड लेवल को नहीं पा लेते। इट्स वर्थ इट, हाँ ये है, ये बिल्कुल है, बिलीव मी, मुझ पर भरोसा करो, मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं यही हूँ, और थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। इस तरह से ये लेटर में लिखा था। अब ये लेटर किसने सेंड किया है? द नोट इज साइंड सैम, ये जो नोट लिखा हुआ है इसके नीचे सिग्नेचर थे सैम के। मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एड्रेस जो है ये ग्रैंडफादर का एड्रेस है चार्ली के, इस एड्रेस पर लेटर भेजा है। लेटर भेजा है किसने? सैम ने, क्योंकि नीचे सैम के सिग्नेचर हैं। एड्रेस किसको किया गया है? चार्ली को एड्रेस करते हुए लेटर लिखा हुआ है, और चार्ली से एक रिक्वेस्ट की गई है कि चार्ली एंड लुइजा जल्दी से आ जाओ, थर्ड लेवल है। इसका मतलब चार्ली थर्ड लेवल में जाके आ चुका है और उसका फ्रेंड सैम वीनर थर्ड लेवल में पहुंच चुका है, और इसीलिए वो लेटर सेंड करता है। वो जब लेटर सेंड कर रहा है तो ये वही डेट है, ओल्ड टाइम की डेट, 1890s की डेट, जो है 18 जुलाई 1894 की।
यानी ये सैम ने चार्ली को 18 जुलाई में लेटर सेंड किया है। आगे, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, वो कहते हैं कि स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर पर मैं गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, और तब उसे पता चला कि सैम ने $800 खरीदे हैं। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, उसने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी। क्यों खरीदी? दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रीन बिजनेस, क्योंकि वो वहां पर क्या करना चाहता है, एक छोटा सा हे मीन्स भूसा, फीड मीन्स चारा, एंड ग्रेन मीन्स अनाज का बिजनेस, भूसा, चारा और अनाज का एक छोटा सा अच्छा सा बिजनेस सेटअप करना चाहता है। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वो बस इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहता है, और देखना वो ऐसा बिजनेस कर सकता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, लेकिन अगर आज की बात करें तो भाई उसका फ्रेंड सैम वीनर अब बैक टाइम में, अब पास्ट टाइम में नहीं जा सकता। वो अपने ओल्ड बिजनेस, जो ये ओल्ड बिजनेस जिसकी अभी बात की गई है, हे फीड एंड ग्रेन का बिजनेस, इसमें तो अब वो सैम वीनर बिल्कुल नहीं जा सकता। जानते हैं क्यों नहीं जा सकता? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम ने अब दूसरा बिजनेस चुन लिया है। प्रेजेंट टाइम में सैम एक साइकेट्रिस्ट है। यहाँ बीच में एक लाइन कहता है चार्ली, नॉट इन गिल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, 1894 में गिल्सबर्ग इलिनॉइस में वो अपने पुराने बिजनेस में आज चाहे तो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो साइकेट्रिस्ट है, और ये उस टाइम पे हिज ओल्ड बिजनेस में कभी नहीं जाएगा। आज के टाइम पर साइकेट्रिस्ट का बिजनेस जिस तरह से फ्लरिश हो रहा है, लेकिन 1890s के दौर में साइकेट्रिस्ट का बिजनेस था ही नहीं। उस टाइम पर कोई भी साइकेट्रिस्ट नहीं होता था, और ना ही लोगों को उसकी जरूरत हो। तो इसके लिए सैम के लिए इम्पॉसिबल है। और इस तरह से वी हैव ऑलरेडी फिनिश द चैप्टर। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट फिर भी अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इसमें और भी बहुत सारे अटैचमेंट एंड फॉर्म्स में आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो जितना जल्दी हो सके व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करें, जिससे कि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।